आज हम यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स और ट्रांजिशन मेटल्स करेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे कंबाइन करते हैं। क्या देते हैं ट्रांजिशन मेटल्स? मेटेलिक ऑक्साइड से। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। हाई टेम्परेचर पर मेटेलिक ऑक्साइड बनाए, ठीक है। और जो भी हमारे पास में यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड हम पढ़ने वाले हैं, इसमें स्कैंडियम को अगर हम छोड़ दें, स्कैंडियम को छोड़ के सभी मेटल्स अप टू मैग्नीज, मैग्नीज तक ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्कैंडियम को छोड़ देते हैं और ऑल द मेटल्स अप टू मैग्नीज, मैग्नीज तक जितने भी मेटल्स हैं वो सभी यहाँ पर ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाने वाले। ऑल द मेटल्स अप टू मैग्नीज। कौन सा ऑक्साइड ये हमारे पास में यहाँ पर बनेगा? ये मोनो ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। मोनो ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड हमारे पास में बनेगा। अगर हम स्कैंडियम को छोड़ दें तो मैग्नीज तक सारे मेटल्स मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। मोनो ऑक्साइड जो होते हैं यहाँ पर, इनकी नेचर कैसी होती है? आयनिक नेचर होती है। कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनते हैं और ये आयनिक नेचर यहाँ पर इन कंपाउंड्स की होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास में जब बढ़ता है तो कोवलेंट नेचर इंक्रीज करती है। जैसे कि कुछ यहाँ पर हम मैग्नीज के ऑक्साइड्स का एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, MnO, ठीक है। एक एग्जांपल हमने यहाँ पर Mn3O4 लिया, Mn2O3, मैग्नीज, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और Mn2O7। ये कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर मैग्नीज के लिए हैं। इनका अगर हम बिहेवियर देखें तो कैसा बिहेवियर ये शो करते हैं? इसमें मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की कितनी है? +2 है यहाँ पर, ठीक है। Mn3O4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी आ रही है, 3x - 8 = 0, 3x = 8, x = 8/3, तो +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है यहाँ पर मैग्नीज। यहाँ पर कितनी आ रही है? 2x - 6 = 0, 2x = +6, x = +3, तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से ये -4 है तो यहाँ पर ये +4 हो गया। और इसके अंदर भी कैलकुलेट कर लो, 2x - 14 = 0, तो ये हमारे पास में यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की प्रेजेंट है। इसमें अगर नेचर देखें यहाँ पर इन कंपाउंड्स की, तो मैग्नीज ऑक्साइड ये MnO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पर प्रेजेंट है, ये बेसिक नेचर का ऑक्साइड है। यहाँ पर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो काफ़ी कम है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब हमारे पास कम होती है तो कंपाउंड यहाँ पर बेसिक नेचर शो करता है। इसके बाद जब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करोगे तो ये नेचर यहाँ पर किस में बदलेगी? एसिडिक नेचर के अंदर चेंज होगी, जिसमें से ये जितने कंपाउंड हम देख रहे हैं ये सभी कैसे होंगे? यहाँ पर एम्फोटेरिक होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कंपाउंड्स कैसे होंगे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि ना तो बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ना ही बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। Mn2O7 के अंदर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ये शो कर रहा है, तो ये कंपाउंड यहाँ पर कैसा होगा? एसिडिक कंपाउंड होगा, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड होगा ये। तो हमें यहाँ क्या चीज़ पता चली? ये मैग्नीज के ऑक्साइड जब हम इनकी नेचर देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है इसके अंदर कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम है मेटेलिक ऑक्साइड के अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम है तो ये एसिडिक नेचर वाले मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। सॉरी, बेसिक नेचर वाले ऑक्साइड्स होंगे यहाँ पर, बेसिक नेचर वाले ऑक्साइड्स होंगे। अगर हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई देखी तो उसके अंदर कैसे यहाँ पर कंपाउंड्स बनेंगे? जिनकी नेचर एसिडिक है, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट अगर हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनेंगे। अभी यहाँ पर जैसे जैसे कोवलेंट नेचर भी हमारे पास में आएगी अगर बेसिक से एसिडिक में जा रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिक वाला ऑक्साइड यहाँ पर देखा, ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड की, तो ये आयनिक नेचर शो करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आयनिक करेक्टर जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आयनिक करेक्टर यहाँ पर हमारे पास में कंपाउंड्स के अंदर डिक्रीज कर रहा है, आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस, और कोवलेंट करेक्टर इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोवलेंट करेक्टर क्या हुआ है यहाँ पर, इंक्रीज हुआ है, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस। ये कुछ यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड के लिए एसिडिक कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं, आयनिक और कोवलेंट करेक्टर कैसे यहाँ पर पता चलेगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट से हमने देखा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ और कंपाउंड्स देखो, बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स में कुछ एग्जांपल देखो, जैसे कि स्कैंडियम का ऑक्साइड है, स्कैंडियम का ऑक्साइड है, ठीक है, टाइटेनियम का ऑक्साइड है। इन सभी में जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल की क्या है, कम है। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ये तो अभी देखा यहाँ पर, FeO है, इसी तरह से ये भी, ये -2 में है तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉपर का ऑक्साइड, ये सभी मोनो ऑक्साइड है यहाँ पर। कोबाल्ट का ऑक्साइड हो गया, निकल का ऑक्साइड हो गया, जो भी मोनो ऑक्साइड्स हम यहाँ पर बना रहे हैं। क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया, वैनेडियम का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्साइड हो गए यहाँ पर, या इस तरह के भी हो सकते हैं हमारे पास में मेटेलिक ऑक्साइड। यहाँ पर भी ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो काफ़ी कम है। इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स में कुछ एग्जांपल्स देखो यहाँ पर। एसिडिक ऑक्साइड्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ट्रांजिशन मेटल की। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी होगी, इसमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट Mn2O7 के अंदर अभी देखी थी +7। इसी तरह से क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है यहाँ पर, ये CrO3 है, इसमें यहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर भी। ठीक है, +6 जा रही है ये। ऑस्मियम का टेट्रा ऑक्साइड है, तो ये यहाँ पर +8 में जा रहा है, देखो -8 +8, यहाँ पर ये -6 है तो ये +6 है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड्स के अंदर जाएंगी। अभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पर। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखो। इसमें टाइटेनियम का ऑक्साइड आ गया, जिंक ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है Cr2O3, Mn2O3। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जो है वो कितनी होगी, कैलकुलेट करके देखो इसके अंदर, x -4 = 0, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हुई यहाँ पर। ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है, इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगी। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए। इसके बाद पहला कंपाउंड हमें यहाँ पर पढ़ना है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कंपाउंड हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे, K2Cr2O7। क्या नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर, जैसे एजो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के अंदर यूज़ होता है, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। प्रिपरेशन देखो सबसे पहले यहाँ पर कैसे प्रिपेयर करते हैं K2Cr2O7 को। इसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर क्रोमाइट ओर लेंगे हम। ठीक है, क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है, FeCr2O4। ये किसका फॉर्मूला है, क्रोमाइट ओर का। क्रोमाइट ओर की रिएक्शन कर दो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ में, Na2CO3 के साथ में, और जब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करोगे यहाँ पर इसको फ्यूज़ करोगे इन एक्सेस ऑफ एयर। फ्यूज़ कर रहे हो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर दिया है आपने, मेल्टिंग कराओगे और एक्सेस ऑफ एयर के अंदर रिएक्शन करोगे, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर, Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड बना यहाँ पर, और सोडियम क्रोमेट यहाँ से अलग हो जाएगा Na2CrO4, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कंपाउंड क्या बन रहा है यहाँ पर, सोडियम क्रोमेट। ये सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करी है और सोडियम क्रोमेट यहाँ पर अलग हो जा रहा है, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्टेप में यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर हमने क्या बनाया है, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। इसकी रिएक्शन यहाँ पर कर दो
एसिडिक मीडियम में H+ के साथ, तो ये यहाँ पर क्या देगा, सोडियम डाइक्रोमेट देगा Na2Cr2O7। ठीक है, सोडियम क्रोमेट जो है यहाँ पर जो बना है हमारे पास, ये येलो कलर का सॉल्यूशन है, इसको फिल्टर करोगे, येलो कलर का ये सॉल्यूशन है, इसको फिल्टर करोगे, एसिडिक मीडियम में लाकर सोडियम क्रोमाइट यहाँ पर बनाओगे, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट यहाँ पर बनाओगे, ये सोडियम डाइक्रोमेट बन रहा है, और सोडियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज कलर का यहाँ पर कंपाउंड बना है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर क्या बन रहा है, और Na+ सोडियम आयन वाटर, ये हमें यहाँ पर साथ में मिले। अभी यहाँ पर हमें सोडियम डाइक्रोमेट तो नहीं बनाना था, हमें यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना था। ये सोडियम डाइक्रोमेट जो है ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन है वो KCl के साथ करके Na2Cr2O7 जो है उसकी रिएक्शन KCl पोटेशियम डाइक्लोराइड के साथ में करके यहाँ पर क्या बना देंगे, K2Cr2O7। ठीक है, और NaCl यहाँ से अलग हो जाएगा, ये सेपरेट आउट हो जाएगा अब यहाँ पर, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास में सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल नहीं है तो सेपरेट हो जाएगा, जबकि Na2Cr2O7 जो था सोडियम डाइक्रोमेट वो सॉल्युबल था, सॉल्यूशन के अंदर ही प्रेजेंट था, इस वजह से हमने यहाँ पर KCl के साथ जब रिएक्शन करी तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा। ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स हमें यहाँ पर इससे मिलेंगे, ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल्स, ये सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि, तो इसको हम यहाँ पर सेपरेट आउट करेंगे, और ये प्रिपरेशन हो गई K2Cr2O7 की। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर क्रोमाइट और की रिएक्शन किसके साथ में करी है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में, रिएक्शन को बैलेंस भी करना है यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को, 4Fe यहाँ पर लिया और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8Na2 यहाँ पर लिया और यहाँ पर 8Na2, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है यहाँ पर कितना लेंगे, ये 8 कार्बन है तो 8 कार्बन, बैलेंस हो गई इक्वेशन। इसी तरह से ये वाली इक्वेशन देखो, 2 सोडियम है यहाँ पर, ये भी हमारे पास में 2 सोडियम है, लेकिन Cr को बैलेंस करते हुए ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, और Na+ को 2 बना देंगे, वाटर जो है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसको 2 कर देते हैं, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ पर ये वाली इक्वेशन देखो, ये कहाँ से बैलेंस नहीं है, इसमें पोटेशियम बैलेंस नहीं है, सबसे पहले तो ये कर देते हैं, और NaCl में 2 मोल्स लगा के सोडियम भी बैलेंस कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट की। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि क्रोमेट आयंस जो है वो डाइक्रोमेट के साथ में इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो Cr2O7 2 नेगेटिव है वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, किसके साथ में, CrO4 2 नेगेटिव के साथ, लेकिन मीडियम पर डिपेंड करता है कि एसिडिक मीडियम लिया है या बेसिक मीडियम लिया है। तो अगर हम यहाँ पर बेसिक मीडियम लेंगे तो Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट क्रोमेट आयन के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्रोमेट आयन लेंगे CrO4 2 नेगेटिव, तो ये एसिडिक मीडियम में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव के अंदर। एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाके शिफ्ट करेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दोनों ही आयंस के अंदर सेम है, चेक करो दोनों आयंस में सेम है कि नहीं है। Cr2O7 2 नेगेटिव यहाँ पर +6 है, और इसमें चेक कर लो यहाँ पर ये +6 हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो ये। और इसी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होने पर भी हम क्या बात बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में दोनों आयंस जो हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, डिपेंड किस पे करेगा कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट का भी और डाइक्रोमेट आयन का भी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं।
तो जब हम यहाँ पर क्रोमेट आयन देखें, अगर क्रोमेट आयन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये 4 ऑक्सीजन एटम से सिंगल बॉन्डेड यहाँ पर इस तरह से लिंक्ड है, ठीक है। और इस पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, CrO4 2 नेगेटिव, ये यहाँ पर आयन हो गया। अभी दूसरा हमारे पास में यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन है, Cr2O7, Cr2O7 2 नेगेटिव। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इसमें 2 क्रोमियम एटम जो हैं वो ये ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड है और साथ में टेट्राहेड्रल है, तो ये 3 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड भी प्रेजेंट है क्रोमियम के साथ में। टोटल चार्ज कितना है इस पर, 2 नेगेटिव चार्ज है यहाँ। ये आयन यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन बनेगा, डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर आ रहा है इसके बीच में CR और CrOCr के बीच में, ये 126 डिग्री का बॉन्ड एंगल आ रहा है। ये यहाँ पर 179 पिकोमीटर्स की बॉन्ड लेंथ है क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन जो है यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, दोनों ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी और इस प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो यहाँ पर पहली जो प्रॉपर्टी करनी है वो है सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही कैसे कंपाउंड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो नेसेंट ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर। दूसरा कि हाईली वाटर सॉल्युबल है यहाँ, इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, हाईली वाटर सॉल्युबल हैं ये, ठीक है। इसी वजह से हम लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। फिर थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में काम आता है। तो ये वाली रिएक्शंस हमने कुछ कल के सेशन में देखी थी। यहाँ जो है इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव आयन देगा, जो कि एसिडिक मीडियम में जाने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, Cr3+ के अंदर, ठीक है। इसको बैलेंस करके देखा था कल रिएक्शन को, यहाँ पर दोबारा करके देख लो इसे। तो इसमें Cr2O7 2 नेगेटिव के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +6 है। +6 से किस में चेंज हुआ है, +3 के अंदर। तो कल मैंने आपको बताया था ये कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करते हैं। +3 और +6 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क एक क्रोमियम एटम के लिए, 2 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करते हुए यहाँ पर क्या करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो गई। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर जो है क्रोमियम के हमने बैलेंस कर लिए। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए 7 ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में 7 वाटर मॉलिक्यूल लगाओगे और हाइड्रोजन एटम को H+ से बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर ये 14 H+ लगेगा। ये कल की जो सेशन लिया था, कल के सेशन में ही इस वजह से ये सारी रिएक्शंस कर ली थी वहाँ पर, किस तरह से बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है बहुत ही बढ़िया प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह यूज़ करते हैं हम, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ होता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर यूज़ होता है। अब ये यहाँ पर किस तरह की रिएक्शंस शो करता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ये काम आते हैं। और क्यों आते हैं, क्योंकि रिएक्शंस देखो ये किस तरह की शो करते हैं। अगर एसिडिफाइड हम यहाँ पर मीडियम के अंदर क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शंस देखें, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, आयोडीन के अंदर। कल देखी थी ये वाली रिएक्शन, ठीक है। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला रिएक्शन कैसे बैलेंस कर रहा है और ये फाइनल रिएक्शन हमारे पास में कैसे आया था, ये कल के सेशन में जाके देख सकते हो, ठीक है। और H2S जो है उसको किस में कन्वर्ट करा था, सल्फर के अंदर। ये रिएक्शन देखी थी कल, ठीक है। इसको सल्फर के अंदर कन्वर्ट किया था और पूरी रिएक्शन हमने बैलेंस करके लास्ट में बनाई थी। तो आयोडाइड को आयोडीन में, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करना है। आयरन के 2 सॉल्ट्स जो हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के अंदर प्रेजेंट है,
उसको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में कन्वर्ट करना है। तो ये भी यहाँ पर कौन करता है, ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की हेल्प से हम इनको ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। रिएक्शन की बैलेंसिंग जो है कल हमने सारी करके देखी है। 3 टिन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर प्रेजेंट है तो ये 3 मोल्स ऑफ टिन इन 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट और 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाली रिएक्शन के अंदर टिन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से टिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यही पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड सॉल्यूशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये रिएक्शंस जो है यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह यहाँ पर ये एक्ट करता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसको यूज़ करते हैं। अगर एक रिएक्शन यहाँ पर आयरन की देखें तो फुल आयनिक रिएक्शन यहाँ पर कैसे बनती है, Cr2O7 2 नेगेटिव जो है वो Fe2+ के साथ में यहाँ पर क्या रिएक्शन करता है, ये Cr3+ में, और Fe2+ जो है वो Fe3+ के अंदर कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन किस में हो रही है, एसिडिक मीडियम के अंदर हो रही है। रिएक्शन की बैलेंसिंग हमने कल करके देखी थी। ठीक है, ये रिएक्शन हमने कल बैलेंस करके देखी थी पूरी रिएक्शन। तो फुल रिएक्शन की बैलेंसिंग यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा, इसमें 2Cr3+, यहाँ पर Fe जो है 6, यहाँ पर भी 6, और H+ जो है वो 14H+ और वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करके यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे। तो ये जो यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव है, ये बहुत सारी रिएक्शंस को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है, जैसे कि नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, ये वाला कन्वर्जन भी हमने देखा था कल। ठीक है, नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। तो ये सभी यहाँ पर रिएक्शंस जो है वो क्या शो कर रही हैं, इसकी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह इसको यूज़ करें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एसिडिक मीडियम के अंदर, नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स। इसी तरह से यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट का कंपाउंड अभी पढ़ते हैं हम, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट की सबसे पहले प्रिपरेशन देखो, यहाँ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको हम यहाँ पर पायरोलोसाइट ओर से प्रिपेयर कर सकते हैं। पायरोलोसाइट ओर, पायरोलोसाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है, MnO2, ये पायरोलुसाइट ओर है यहाँ पर। और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, यहाँ पर KOH के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनेगा यहाँ पर, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K2MnO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बैलेंस कर दो इस इक्वेशन को, ये यहाँ पर 2 मैग्नीज हुआ और 4 पोटेशियम, यहाँ पर 2 करा तो ये 4 पोटेशियम ये बैलेंस हो गए, इसमें 2 कर दो, ये भी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन के अंदर हमें यहाँ पर क्या मिला है, ये K2MnO4, क्या नाम है इस कंपाउंड का, पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, ये पोटेशियम मैंगनेट की रिएक्शन करेंगे, हम इसको आयनिक मीडियम में लेके आएंगे जब, तो MnO4 2 नेगेटिव बनेगा यहाँ पर, ये K2 के साथ में बॉन्डेड है तो MnO4 2 नेगेटिव आयन बनेगा यहाँ पर, MnO4 2 नेगेटिव आयन। ठीक है, ये जो आयन यहाँ पर बन रहा है ये पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है और डिसप्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन ये शो करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर MnO4 नेगेटिव के अंदर, MnO2 के अंदर, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई यहाँ पर। ठीक है, और वाटर, बैलेंस कर दो इक्वेशन को, ये 3 मैग्नीज और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं, इसमें 2, तो ये यहाँ पर 4H+, भी चेक कर लो यहाँ पर ये सारे बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर पोटेशियम मैग्नेट किस कलर में प्रेजेंट था, ग्रीन कलर के अंदर। ठीक है, ये ग्रीन कलर के अंदर प्रेजेंट था, जिसमें डिसप्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम के अंदर शो करके पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आयन कैसा बनेगा यहाँ पर मैग्नेट आयन। तो ये मैग्नेट आयन है और ये पर मैग्नेट आयन है, ये मैग्नेट आयन है यहाँ पर और ये पर मैग्नेट आयन है। ठीक है,
और अलग क्या हो गया यहाँ पर, इसमें जो है यहाँ से पोटेशियम के साथ में ही एक कंपाउंड बनेगा, तो के प्लस जो है बाद में जाके अगर इसको मॉलिकुलर फॉर्म में देखोगे तो पोटेशियम जुड़ेगा इसके साथ में, ठीक है। एक तो ये प्रिपरेशन है हमारे पास, दूसरा प्रिपरेशन है कमर्शियल मेथड से। कमर्शियल मेथड से सेकंड प्रिपरेशन देखो यहाँ पर, सेकंड प्रिपरेशन बाय कमर्शियल मेथड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर हीट करेंगे KOH के साथ में, KOH के साथ में इसको हीट करेंगे और ऑक्सीडाइज कर देंगे एयर के साथ, ठीक है, या फिर KNO3 के साथ में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये यहाँ पर, MnO4 2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बना है यहाँ पर, कौन सा आयन बना है, मैंगनेट आयन, मैग्नेट आयन बना है। ये यहाँ पर कंपाउंड क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। तो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करा के यहाँ पर इसको हमने मैग्नेट आयन के अंदर कन्वर्ट करा, और मैग्नेट आयन जो यहाँ पर बन रहा है MnO4 2 नेगेटिव मैग्नेट आयन, इसका ये ऑक्सीडेशन से बना है। यहाँ पर ये मैग्नेट आयन अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर लेके MnO4 नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट कराओगे। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन यहाँ पर कराना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्यूज़ कराया इसको KOH के साथ में, और सेकेंड स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे। MnO4 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव के अंदर ये बन गया यहाँ पर मैग्नेट आयन, यही बनाना था हमें, ठीक है, पर मैग्नेट आयन यहाँ पर बनेगा। लेबोरेटरी मेथड देखो, थर्ड मेथड क्या है यहाँ पर, लेबोरेटरी मेथड क्या है, तो MnO4 नेगेटिव जो है बनाने के लिए यहाँ पर, MnO4 नेगेटिव बनाने के लिए MnO4 2 नेगेटिव एक्चुअली किस में कन्वर्ट होता है, MnO4 नेगेटिव के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। रिएक्शन यही हो रही है यहाँ पर, जितना भी हम कंपाउंड देख रहे हैं इनमें, ठीक है, मैग्नेट आयन से पर मैग्नेट में लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी इसके अंदर ये रिएक्शन कैसे करा सकते हैं कि Mn2+ जो है उसकी रिएक्शन थायो सल्फ ये पर ऑक्सो डाई सल्फेट के साथ में कराएं, S2O8 2 नेगेटिव के साथ में यहाँ पर रिएक्शन कराओ। क्या नाम है इस कंपाउंड का, पर ऑक्सो डाई सल्फेट, पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन। और यहाँ पर ये पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन को पर मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे। Mn2+ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 नेगेटिव में, यही चाहिए था हमें, मैग्नेट आयन चाहिए था। जो पर ऑक्सो डाई सल्फेट है आयन, ये सल्फेट आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है, और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यहाँ पर। तो ये रिएक्शन देखो बैलेंस करके देखते हैं इसको, S2 है यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर अच्छा, तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास में ऐसे तो बैलेंस नहीं होगी, इसको हमें पूरा रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स में कन्वर्ट करके फिर इसे बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर ओवरऑल इक्वेशन जो है कैसे करेंगे, आप इसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स में कन्वर्ट करो और फुल बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर करके देखो, तो ये चेक करो कि आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 16H+, और यहाँ पर अपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल से ये बैलेंस हो, ठीक है। ये था हमारे पास में पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज़ देखो यहाँ पर इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो करता है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4, KMnO4 की प्रॉपर्टीज़ देखो। डार्क कलर पिंक कलर का कंपाउंड है ये यहाँ पर, ठीक है, डार्क पिंक कलर का पर्पल कलर का कंपाउंड होता है। ये किस वजह से यहाँ पर अपना कलर शो करता है, डार्क कलर पर्पल कलर का कंपाउंड जो है यहाँ पर, ये किस वजह से शो करता है, चार्ज का ट्रांसफ़र शो करता है ये, ठीक है, चार्ज का ट्रांसफ़र शो करता है। ऑक्सीजन टू मैग्नीज में चार्ज ट्रांसफ़र शो करता है, जिस वजह से ये अपना कलर देता है, ये कलर अपना इसी वजह से शो करता है, ठीक है। ये जो कलर देगा KMnO4, अगर पूछे तो किस वजह से शो करता है, KMnO4 के अंदर ऑक्सीजन से मैग्नीज में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी वजह से ये यहाँ पर कलर शो करता है। फिर ये कंपाउंड जो है वो मॉडरेटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। मॉडरेटली सॉल्युबल का मतलब है 6.4 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पर मॉडरेट है 293 केल्विन पर, मॉडरेट सॉल्युबिलिटी। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं यहाँ पर, तो हीटिंग पर ये क्या कर जाता है, डीकम्पोज कर जाता है। KMnO4 को अगर हीट करेंगे लगभग
513 केल्विन पर तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा यहाँ K2MnO4, Mn का डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। ये गैस यहाँ पर निकल रही है और K2MnO4 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। K2MnO4 यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट से मैग्नेट के अंदर 513 केल्विन तक अगर आप हीट कराओगे तो ये यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। थर्ड इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि हम यहाँ से डार्क कलर्ड की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं सनलाइट से बचाने के लिए, अदरवाइज इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों स्टोर करके रखते हैं? टू अवॉइड decomposition because of sunlight। तो decomposition को अवॉइड करने के लिए इसको हम कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं? सनलाइट से अवे, ठीक है, सनलाइट से दूर यहाँ पर इसको स्टोर करके रखें। फिर एक जो यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको चीज़ के KMnO4 जो है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। यहाँ पर जो परमैग्नेट आयन है उसकी नेचर क्या है? पैरामैग्नेटिज्म शो करता है ये, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ये KMnO4 शो करेगा ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर देखो, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर मैग्नीज के साथ में ये O नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज। ये कंपाउंड यहाँ पर कैसा बन रहा है? कैसा कंपाउंड है ये कंपाउंड जो है टेट्राहेड्रल है, मैग्नेट आयन है, टेट्राहेड्रल है। क्या नाम है इसका? कौन सा आयन है ये? मैग्नेट है, MnO4 नेगेटिव है तो ये मैग्नेट आयन है। और ग्रीन कलर का यहाँ पर ये कंपाउंड होगा मैग्नेट आयन। पैरामैग्नेटिक इसकी नेचर होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर होगी, ठीक है। लेकिन जो दूसरा यहाँ पर परमैग्नेट है, परमैग्नेट आयन के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 3 प्रेजेंट है और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट। ये जो यहाँ पर कंपाउंड है ये पर्पल कलर का परमैग्नेट आयन है और डायामैग्नेटिक इसकी नेचर है। टेट्राहेड्रल ये भी है, ये भी टेट्राहेड्रल है यहाँ पर, लेकिन परमैग्नेट आयन जो है, परमैग्नेट आयन जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो कैसा होगा? पर्पल इन कलर, पर्पल इन कलर साथ में डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ये डायामैग्नेटिक होगी इसकी नेचर। अभी जो पाई बॉन्डिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं वो किस वजह से होती है? अगर ये पूछा जाए कि ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है हमारे पास में वो किस वजह से बनता है कि p ऑर्बिटल जो हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंट है और मैग्नीज का जो d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो p और d ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग करने से यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो ये हुई यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये कैसी शो करेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम करता है, चाहे अल्कलाइन मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है या एसिडिक मीडियम है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम के अंदर रिएक्शन देखें तो KMnO4 जो है वो वाटर के अंदर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है और ये अपनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करके ही शो करते हैं, ठीक है। बैलेंस कर दो यहाँ पर इक्वेशन, तो ये यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई, ठीक है। इसमें न्यूट्रल मीडियम के अंदर यहाँ पर ये रिएक्शन काम कर रही है। MnO4 नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? यहाँ पर MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ है? MnO2 के अंदर। ये रिएक्शन को बैलेंस करो यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम के अंदर यानी वाटर के साथ। तो कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पर +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +4 है। +7 से +4 में जाने के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करते हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे। इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करोगे यहाँ पर, तो 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर कम है, जिसके लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और
यहाँ न्यूट्रल मीडियम के अंदर हम इसको बैलेंस करेंगे। न्यूट्रल मीडियम के अंदर वाटर और OH नेगेटिव दोनों को लेकर हम इसको जो है बैलेंस करते हैं। तो जितना ऑक्सीजन आइटम हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, ये 4 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। और चार्ज देख लो, ये टोटल 4 नेगेटिव चार्ज है। 4 OH नेगेटिव अगर यहाँ पर लिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन आइटम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन आइटम 4 ऑक्सीजन आइटम यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो ये पूरी एटम्स और चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो इसके अंदर ये न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर हमने इसकी बैलेंसिंग देखी यहाँ पर। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब है जब आपने यहाँ पर वाटर लिया हुआ है KMNO4 के साथ में, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, वाटर के साथ में रिएक्शन करिए। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम के अंदर रिएक्शन है KMNO4 की। अगर यहाँ अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर इसकी रिएक्शन देखेंगे तो अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन कैसे शो करेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन कैसे शो करेगा, ये KMNO4 जो प्रेजेंट है वो अल्कलाइन KOH के साथ में क्या देगा यहाँ पर K2MNO4। ये अभी दोनों ही स्ट्रक्चर्स देखे थे, ये पर मैग्नेट आयन बनाएगा, ये मैग्नेट आयन बना रहा है, लेकिन बेसिक मीडियम के अंदर और क्या बन रहा है साथ में, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस करो इक्वेशन को, तो यहाँ ये जो है 2 KMNO4 पोटेशियम बैलेंस हो गया, मैग्नीज और KOH के लिए यहाँ पर 2 KOH वाटर के बैलेंस कर दो, तो ये यहाँ पर ओवरऑल सारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। हाइड्रोजन आइटम 2 ही है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेकिन आयनिक मीडियम के अंदर अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो आयनिक मीडियम के अंदर रिएक्शन क्या हो रही है, MnO4 नेगेटिव, ये MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ है, MnO4 2 नेगेटिव के अंदर, जिससे यहाँ पर हमें क्या पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर गेन किया और इसमें कन्वर्ट हुआ MnO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है अल्कलाइन मीडियम के अंदर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा यहाँ पर मैग्नीज MnO4 नेगेटिव में, तो MnO4 2 नेगेटिव के अंदर ये कन्वर्ट होगा। अभी यहाँ पर एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन देखो क्या होगी, एसिडिक मीडियम के अंदर, तो एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन में यहाँ KMNO4 की रिएक्शन करो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ये कल रिएक्शन सभी बनाकर देखी थी, K2SO4 मैग्नीज सल्फेट और क्या बन रहा है, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर बन रही है। अभी इसके अंदर इक्वेशन को बैलेंस करो, इक्वेशन बैलेंस करो, यहाँ पर ये 2 KMNO4 है, यहाँ पर मैग्नीज भी बैलेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारे पास में पोटेशियम का नंबर जो है वो 2 है, सल्फर का नंबर जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्योंकि ये सभी रिएक्शंस जो है हमारे पास में आयनिक मीडियम के अंदर हाफ सेल रिएक्शंस को करने के बाद बैलेंस और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्म इक्वेशन में हम लेके आते हैं, ठीक है। तो ये इतनी आसानी से इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस नहीं हो पाती हैं। पहले हमें क्या करना चाहिए, इनको आयनिक मीडियम में कन्वर्ट करो और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हाफ सेल से बैलेंस करके ओवरऑल ऐड करके उसके बाद उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर इक्वेशन को लाके बैलेंसिंग देखेंगे। तो आयनिक फॉर्म के अंदर यहाँ पर इक्वेशन जो है वो क्या बन रही है, MnO4 नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर Mn2+ के अंदर, ठीक है। हम तो यहाँ पर केवल पर मैग्नेट आयन की रिएक्शन देखेंगे, तो पर मैग्नेट आयन Mn2+ के अंदर एसिडिक मीडियम में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। अभी इसकी बैलेंसिंग देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको बैलेंस, इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 के अंदर है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर गेन करा दिए। H+ से यहाँ पर इसकी बैलेंसिंग करेंगे। ऑक्सीजन आइटम देखो यहाँ पर और चार्ज देखो, तो टोटल 6 नेगेटिव यहाँ पर है चार्ज, ठीक है, और 2 यहाँ पर है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा के हमने यहाँ पर ये इक्वेशन को बैलेंस करा। देखो यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस हो रही है कि नहीं, ये टोटल कितना चार्ज हो गया यहाँ पर, 5 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, और जितना ऑक्सीजन आइटम है उतना ही यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम लिया, तो 8H+, ये 8H+ यहाँ पर लिया, कितना बचा ये चार्ज हमारे पास में यहाँ पर, इसमें 6 नेगेटिव 8+, तो 2+ और 2+ क्या हो जा रहे हैं, बैलेंस हो जा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस हो गई यहाँ पर, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई यहाँ पर। तो इस तरह से आयनिक इक्वेशंस को बैलेंस करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस तो हमने कल ही सॉल्व करके देख ली थी सारी, इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स की, जो कि कहाँ पर यूज़ होती हैं, बैटरीज़ के अंदर
और कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर इनकी एप्लीकेशंस देखें तो वेनेडियम का पेंटा ऑक्साइड ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। आयरन का कैटलिस्ट आप बहुत बार पढ़ते हो, हेबर्स प्रोसेस के अंदर यूज़ होता है, ये H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। निकल का कैटलिस्ट कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ हमें हाइड्रोजिनेशन कराना होता है फैट्स का, कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स में। और भी बहुत सारे यहाँ पर यूज़ है, जैसे कि टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड, इसको कंबाइन करते हैं ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम के साथ में, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम के साथ में, तो ये यहाँ पर पॉलीथीन बनाने के लिए कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्या होंगे यहाँ पर बैटरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक, निकल, कैडमियम, ये सभी बैटरीज़ के अंदर बैटरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ये सभी ट्रांजिशन मेटल के यूजेस हो गए। यहाँ पर पिगमेंट इंडस्ट्री के अंदर टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आयरन और स्टील इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं। आयरन भी ट्रांजिशन मेटल हो गया और स्टील के एलॉय में भी ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके यूजेस हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे AgBr फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल के यूजेस।